हॉस्पिटैलिटी अगर हम बात करें बहुत लेमन लैंग्वेज में, सो पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था हॉस्पिटल्स में, है ना। लेकिन अब जैसे जैसे फेजेस चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, बहुत सारे यूनिट्स खुलते जा रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी अपनी इम्पोर्टेंस गेन करता जा रहा है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी जो है जनरल टर्म्स में हम बात करें तो फ्रेंडली एंड जनरस रिसेप्शन एंड एंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट, विजिटर्स और स्ट्रेंजर्स, और द टर्म हॉस्पिटैलिटी इज आल्सो इन रेफरेंस रिलेटेड टू और डिनोटिंग द बिजनेस ऑफ एंटरटेनिंग क्लाइंट्स, कॉन्फ्रेंस डेलीगेट्स और अदर ऑफिशियल विजिटर्स। और जहां तक हम बात करते हैं कि हॉस्पिटल्स में या हॉस्पिटैलिटी ही बात करें अगर, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो हमारा क्लाइंट ही है, दैट मींस योर पेशेंट्स, करेक्ट। तो पेशेंट्स के लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ताकि वो लोग आपके यहाँ पे कंफर्ट मिले, उन लोगों को वहां पे एक सेटिस्फेक्शन मिले, और क्योर के साथ साथ वो एक वार्म एनवायरनमेंट में रहे, या वो एक इस तरह के एनवायरनमेंट में रहे जो उनके लिए कंफर्टेबल रहा हो थ्रू आउट दी जर्नी. So that is why hospitality in hospitals are also gaining importance. So hospitals are now seen a place of comfort with best modern facilities for patients, along with prevention, diagnosis, treatment, cure of diseases for patients. कह रहे हैं कि जैसे हम पहले की बात करें तो जो भी पेशेंट्स डायग्नोज होते थे उनको सिर्फ डॉक्टर्स और इन लोगों से ही मिलना होता था, बट अभी क्योंकि हॉस्पिटैलिटी का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आ रहा है, जहां पर अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल सर्विसेज अदर सपोर्ट सर्विसेज का भी रोल बढ़ता जा रहा है, एंड नाउ हॉस्पिटल एज अ यूनिट इज ऑल्सो लुक्ड एट अ प्लेस ऑफ कंफर्ट, केयर एंड बेस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज फॉर पेशेंट्स. ठीक है, क्लियर है अनुराधा? यस मैम. ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं पेशेंट केयर सर्विसेज की. इसके ऊपर ना कई बार शॉर्ट नोट मतलब पेशेंट केयर सर्विसेज पे आ जाता है. जब हम बात करते हैं पेशेंट्स की, पेशेंट केयर सर्विसेज की, पेशेंट अपनी एक नीड्स के साथ आता है, अपने रीजंस के साथ आता है हॉस्पिटल में. जब भी वो अपना कोई ट्रीटमेंट लेगा, तो ट्रीटमेंट लेने के लिए एंट्री से लेके एग्जिट तक उसके हर लेवल पे कंफर्ट देने के लिए हम उसको डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज देते हैं. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डाइटिशियन पोर्शन की. क्या मतलब है इसका अनुराधा, डाइटिशियन पोर्शन का? मैम फूड वगैरह एक्चुअली इसमें उसको इम्पोर्टेंस देना, खाने हाँ, पीने का. खाने पीने का भी इम्पोर्टेंस देना, क्योंकि पहले पहले ऐसी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, बट अभी जो डाइट मैनेजमेंट है वो अगेन इम्पोर्टेंस गेन करता जा रहा है. तो उसमें भी जो डाइटिशियंस हैं वो पेशेंट्स को अलोंग विद कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर हम बात करें तो इवन जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट के बैकग्राउंड वाले लोग अलोंग विद डाइटिशियंस अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, ताकि पेशेंट्स का ये पर्टिकुलर जो पार्ट मतलब ये पर्टिकुलर जो फैक्टर है पेशेंट के सर्विसेज के अंदर हमारा वो मीट हो पाए. ये बहुत बेसिक सी दे रखे हैं कि अलग अलग टाइप्स की डाइट्स की दी जाती है पेशेंट को एज पर देयर प्रॉब्लम और एज पर देयर रिक्वायरमेंट. जैसे हाई प्रोटीन डाइट हो गया, सॉफ्ट डाइट हो गई, सेमी सॉलिड, ये तो सब आपको पता है, करेक्ट? क्या अनुराधा? यस मैम. ठीक है, अब हम दूसरी चीज बात कर रहे हैं हम अदर्स पार्ट ऑफ सर्विस विच इज मैनेजमेंट पोर्शन. मैनेजमेंट पोर्शन में अगेन हम बात करते हैं F&B डिपार्टमेंट, जिसको फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट बोलते हैं, जो who look into the functioning of department responsible for quality monitoring. अब F&B is a combination of two subsections, operations and अनुराधा सो गए? अनुराधा, am I audible? यस मैम. यस मैम. हाँ, तो मैं कुछ पूछ रही थी आपसे. हेलो. यस मैम. हाँ, इसको पढ़ो. मैम आवाज नहीं आ रही थी बीच में. अच्छा, इसको पढ़ो अब. The F&B department is a combination of two subsections, that is operation and dietetics. हाँ, है ना, ऑपरेशंस एंड डाइटिक्स. तो ऑपरेशन जो बात कर रहा है वो कहेगा फूड इन्वॉल्वमेंट में या फूड सर्विसेज में जो पेशेंट्स को दिए जाएंगे,
और डायटिक्स की बात करें तो उन नीड्स को आइडेंटिफाई करना और सर्व करना पेशेंट की, जहाँ पे हम क्या क्वांटिटी किस टाइम पे दी जाएगी, केस टू केस बेसिस में किस तरह की उनकी डाइट मेंटेन की जाएगी, क्या मेन्यू दिया जाएगा, फूड प्रोडक्शन टीम के साथ वो पूरा कोऑर्डिनेट करके फिर अपने पेशेंट्स को ये सर्विसेज देते हैं। ठीक है। एक अदर इम्पोर्टेंट सर्विस जो है Yes. करते हैं पेशेंट केयर के अंदर आ जाता है, विच इज किचन एक्सपर्टीज। किचन एक्सपर्टीज अगेन बेसिक है। हाइजीन का एस्पेक्ट देखते हुए हम लोग हॉस्पिटल्स में, स्पेशली अगर हम हैजार्ड एनालिसिस की बात करें, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स के पॉइंट से बात करें, तो इनका एक सर्टिफिकेट होता है जो हॉस्पिटल्स के जो स्टाफ हैं या हॉस्पिटल का जो किचन डिपार्टमेंट है उनको एक्वायर करना, मतलब उनको ये अटेन करना पड़ता है आफ्टर गिविंग गेटिंग द क्वालिफिकेशन। अच्छा, उसमें हॉस्पिटल्स को भी comprehensive F&B service facilities to become fully self-sufficient, thereby avoiding any need patient attendance, cost of serving good kitchen। अच्छा, ये उन्होंने सब दिया है कि कितनी कितनी कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन इसमें एग्जाम्स ये वाला, मतलब ये वाला जो सर्टिफिकेशन है ना, ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है किचन मैनेजमेंट है, जिसको HACCP सर्टिफिकेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है। अगर आगे बात करें तो हम ऑक्सिलरी ये सर्विसेज मैम की बात करें आगे। पहले से मैम पहले से ये सर्टिफिकेट काम करते हैं इसके अंदर। नहीं, इसके लिए हाँ देखो, अगर वो किचन एट हॉस्पिटल में कभी भी कोई भी हॉस्पिटल अगर फूड प्रोवाइड कर रहा है जो उनकी किचन में बन रहा है, वहां से जा रहा है, तो उनको ये एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ओनली ये वाला जो सर्टिफिकेट है ये इसकी नीड होती है। उसके बाद ये किचन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। ओके। ओके। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं ऑक्सिलरी सर्विसेज, जैसे कि सपोर्टिव सर्विसेज होते हैं, कोई सप्लीमेंट्री है, कोई रिजर्व सर्विस है, बिजनेस सपोर्ट्स है। इन सब चीजों के लिए आपके जो भी विजिटर्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, उनके कन्वीनियंस के लिए काफी सारी चेन्स बना दी जाती है ना, मतलब काफी सारी फूड कोर्ट्स वगैरह के साथ आपका कोऑर्डिनेशन भी हो जाता है। आप उसको उसके साथ अपना बिजनेस या तो आप अपना उनके साथ सेटअप। लेते हो, या हाँ मतलब किसी तरह का बना लेते हैं वहाँ के सब विजिटर्स और अटेंडेंट्स के सर्विसेज के लिए। तो जैसे एग्जांपल दिया हुआ मैक्स हॉस्पिटल में एक प्रोविजन है फॉर सप्लाइंग फूड फ्रॉम रिप्यूटेड फूड चेन्स ओनली, व्हिच इज लाइक कैफे एक्सप्रेस, CCD, सबवे, इन सब से जो फूड आता है उनका। ठीक है, ये फैसिलिटी वहाँ पे है। अब हम बात करते हैं हाउसकीपिंग की। हाउसकीपिंग तो कह रहे हैं कि फूड सर्विस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे हमने चेंज देखा है, और उसी के साथ साथ हमने हॉस्पिटल्स में अगर बात करें तो हाउसकीपिंग में भी चेंज देखा है। तो पेशेंट गेट बेस्ट ऑफ लॉन्ड्री सर्विसेज एट देयर प्रीमाइसेस, पिलो कवर्स और ये सब चीजें अब क्लियरली चेंज होती हैं, वॉश होती हैं, बेड की बेडशीट चेंज होती हैं, सैनिटेशन क्लीननेस का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है, बहुत ध्यान रखा जा रहा है, जो कि पहले इतना हॉस्पिटल में आपको क्लियरली नहीं मिलता था। उसके बाद कह रहे हैं कि जो रिसेंट डिजीज रहे हैं, जैसे कि डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, इन सब की वजह से हॉस्पिटल्स ने अब इन डिजीजेस को फेस करने के बाद एक एक्स्ट्रा कॉशियस और हाउस कीपिंग के ऊपर पूरी एक डिपार्टमेंट या फिर एक मैनेजमेंट या एक टीम रखना शुरू कर दी है, ताकि ये जो पार्ट है हमारा हाइजीन वाला, ये बहुत स्ट्रांग रहे और एडिशनल कोई बीमारी ना हो जाए हमारे पेशेंट्स वगैरह को। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल दिया हुआ है इन सम हॉस्पिटल्स लाइक श्री गंगाराम हॉस्पिटल में special arrangements have been made for the visitors and relatives of patient visiting the hospital, and there is a spacious waiting area with comfortable reclining chairs, a gift shop, cyber cafe, restaurant, और ये सब चीजें, मतलब जो भी एडिशनल ये सब तामझाम आ गया जो पहले नहीं होता था। करेक्ट। Yes. उसके साथ साथ एक पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप का भी एक इम्पोर्टेंट रोल आ गया है। पहले क्या होता था कि एक डॉक्टर बहुत सारे लोगों को देखते हुए, बट इतना कांटेक्ट में नहीं, लाइक फोन नहीं होते थे या फिर ईमेल्स नहीं होती थी, तो इस तरह के कांटेक्ट्स बड़ी जल्दी नहीं होते थे, देयरफॉर रिलेशनशिप जो है बहुत जल्दी मेंटेन नहीं होती थी। लेकिन अभी टुडेज वर्ल्ड में हर स्टाफ मेंबर आपका जो है पेशेंट के साथ एक कनेक्ट बनाने में बिजी है, मतलब उनको कनेक्ट बनाने के लिए बोला जाता है, ट्रेन किया जाता है, ताकि जो पेशेंट्स हैं उनका अपने डॉक्टर्स में एक ट्रस्ट डेवलप हो। और क्योंकि
आपके जो पेशेंट्स हैं, आपके जो विजिटर्स हैं, वो ही आपका रेवेन्यू मॉडल है किसी भी हॉस्पिटल के लिए। तो देयरफॉर पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस अब कर दिया गया है। ठीक है। Yes. आप कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट के अलावा और भी कुछ फैक्टर्स आ गए हैं हमारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, जैसे कि नंबर 1 हम बात करते हैं एक्सेसरीज की, जैसे कि फूड, प्राइवेट रूम जिसके अंदर आपके डिलक्स, वीआईपी, वीवीआईपी, फिर एंटरटेनमेंट आपके विजिटर्स का जिसमें उनको वीडियो गेम्स, एलईडीज और ये सब लगा के दी जाती हैं, वाईफाई दिए जाते हैं, मोबाइल फोन्स के चार्जर्स रखे जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो बहुत ध्यान रखता है वो है नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर उनको उनको बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है फॉर मैनेजिंग एटीट्यूड, अटेंटिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस, कर्टसी, एटिकेट्स एंड मैनर्स, केयर, ट्रीटमेंट ऑफ फैमिली एंड विजिटर्स। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसपे हम बात करते हैं विच इज ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज। जैसे कि पहले क्या होता था कि इवन जैसे कोई भी ऑपरेशन है या कोई भी सर्जरी है तो उसके अंदर आपने पर्टिकुलरली यही मेडिसिन होती थी, दे दिया, थोड़ा बहुत पेन हैंडल करना होता था पेशेंट को या ज्यादा भी करना होता था। पर अब जो है पेन मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है इवन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए, क्योंकि आजकल सब बोलते हैं, मतलब क्योंकि कंपटीशन है। अगर एक आपके पेशेंट को थोड़ा सा भी कहीं से ज्यादा लगता है कि मुझे ज्यादा पेन हो रहा है, टॉर्चर झेला जा रहा है, और फटाक से अपना हॉस्पिटल चेंज करता है, डॉक्टर चेंज करता है। तो बिकॉज ऑफ दैट नाउ डॉक्टर्स हैव आल्सो अंडरस्टूड दैट द फीलिंग, द इमोशंस, द पेन एरिया, इस पे भी आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा अपने पेशेंट्स के ऊपर, ताकि पेशेंट्स का आपके साथ एक ट्रस्ट और रैपो बिल्डअप हो। सो पेन मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, मेडिकेशन सेंटर हो गया, सॉरी मेडिटेशन सेंटर हो गया, आपकी वैक्सीनेशन फैसिलिटीज, इम्यूनाइजेशन फैसिलिटीज, ये सारी चीजें ऊपरी नए एडिशनल एस्पेक्ट में आए आपकी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ठीक है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी में ऑफ कोर्स योर पेशेंट सेफ्टी, प्राइवेसी, गार्ड्स की आप जो गार्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी अलार्म जो लगे होंगे हॉस्पिटल में, और पर्सनल सेफ्टी विच इज अगेन नाउ गेटिंग इम्पोर्टेंस। ऑब्वियसली आपने देखा होगा जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं एंड इफ दे गो फॉर एनी प्राइवेट रूम, इन दैट केस दे वुड लुक फॉर द सिक्योरिटी ऑल्सो कि भाई हम हॉस्पिटल में 2 दिन रह रहे हैं या 3 दिन रह रहे हैं तो हमारे साथ कोई किसी तरह की मिसहैपनिंग ना हो जाए, या हमारा कोई लॉस ना हो जाए, या हमारी कोई चीजें चोरी ना हो जाए। तो वो सारे एस्पेक्ट भी हॉस्पिटल की सिक्योरिटी में आ जाते हैं। सो सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है अभी हॉस्पिटल्स में, विच इज अगेन कमिंग अंडर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। अगला हमारा रहता है फिजिशियंस और स्टाफ। जो भी स्टाफ रहेंगे, आपके फिजिशियंस रहेंगे, उनको एक्सेस टू देम, एम्पैथी, लिसनिंग एबिलिटी, साउंड नॉलेज, अटेंटिवनेस, कंपैशन, अगेन ये सारे फैक्टर्स पे उनको ट्रेन किया जाता है ताकि जो भी उनके पेशेंट्स हैं या जिनके साथ भी उनका कनेक्ट बन रहा है या कॉन्वर्सेशन हो रहा है वो फ्रूटफुल हो और लोगों को एक ट्रस्ट बिल्डअप रहे आपके हॉस्पिटल के साथ। देन मूविंग ऑन टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर भी अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो गया है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, जिसमें हम क्लीननेस की बात करते हैं, सैनिटेशन की बात करते हैं, हाइजीन की बात करते हैं, कंफर्ट की बात करते हैं और एनवायरमेंट रिलैक्सेशन की बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एडमिशन एंड डिस्चार्ज, जो एक बहुत पेनफुल एरिया रहता है कभी भी किसी पेशेंट, क्योंकि जब पेशेंट आते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रेस उनका हाई तभी होता है और उसके फैमिली मेंबर्स का भी। करेक्ट है अनुराधा? Yes, yes, ma'am. बिकॉज जब वो एंटर करते हैं उनको नहीं पता होता हमें कहाँ जाना है, हमारी बीमारी क्या है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, एडमिट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, या एडमिशन करना है तो वेयर डू वी नीड टू रन, और क्या क्या फॉर्मेलिटीज है। तो वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है पेशेंट्स को, एंड देयरफॉर द स्ट्रेस लेवल इज आल्सो वेरी हाई विद द पीपल हु आर कमिंग टू हॉस्पिटल। सो उस केस में जो आपको HMIS फैसिलिटी है, HMIS आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो अभी आप ERP या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अपने ऑफिस, अपने हॉस्पिटल में, तो उसकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होना, उसका फंक्शनिंग स्ट्रांग होना, लोगों को उसकी नॉलेज होना, जो भी आपका स्टाफ है, वो एक अगेन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है। तो जिसमें आपकी जो पेशेंट्स की हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन सब प्रॉपरली स्टोर हो, टाइमली स्टोर हो, उनको डिस्चार्ज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, फटाफट से उनके डेटा पे जल्दी से काम हो जाए, कोई फॉलो अप करना पड़े या कोई सपोर्ट फैसिलिटी देनी पड़े, वो सब भी इमीडिएटली ऑन अ वेरी क्विक सर्विस में आपका आ जाना चाहिए। दैट इज ऑल्सो अगेन
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी के लिए। उसके बाद आता है रिक्रिएशनल फैसिलिटी। अभी के टाइम पे देखोगे कि हॉस्पिटल्स के अंदर भी आपको एटीएम्स मिलेंगे, छोटे मोटे गिफ्ट सेंटर्स मिल जाएंगे, कोई सुपरमार्केट मिल जाएगी। तो ये सब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी ऐड होती जा रही है नाउअडेज इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट फॉर हॉस्पिटल्स। ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर है। Yeah. उसके बाद बोल रहे हैं कि कुछ हॉस्पिटल आजकल पेपरलेस पे काम कर रहे हैं, पेपरलेस प्रीमाइसेस और कैंपस में, जिसमें अगेन उनको आईफोन और ये सब चीजें पेशेंट्स को दी जाती है, जिसमें वो अपनी इंफॉर्मेशन या कोई हिस्ट्री ऐड करे या कोई मेडिकल रिकॉर्ड्स वहां पे उनको चेक करना है या उनसे उनको चाहिए तो वो ट्रांसफर करना है। तो नाउअडेज फ्रॉम देयर आल्सो दे कैन यूज इट। आप दे आई मीन एक्सपीरियंस करा है अभी कहीं राधा? नहीं मैम, ऐसे फोन वगैरह से तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। मैंने अपोलो में काम किया है, बट वहाँ पे अभी तक फोन वगैरह इतना ज्यादा नहीं हुआ है अभी कुछ। ज्यादा नहीं है वहाँ पे। ओके, वैसे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वैसे तो अपोलो में भी होना चाहिए था पर अब मुझे पता नहीं किस लेवल तक है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए और ये सपोर्ट एक्टिविटीज के लिए फोन्स वगैरह में HMI और स्ट्रॉन्ग, मतलब फोन्स एज इन उनके खुद के टैब्स वगैरह या खुद के अब जो लैपटॉप्स वगैरह हैं, टैब्स वगैरह हैं, वहाँ इन्फॉर्मेशन डली भी होगी, वहां से आप निकाल भी सकते हो। तो इस तरह की सर्विसेज भी ऐड हो। यूएस में बहुत मिलेगी आपको, यूएस में काफी हम्म। ज्यादा मिलेगा आपको ये सब चीजें, बिकॉज वहां पर भी हॉस्पिटल्स में भी सेल्फ जो एक्सेस है इंफॉर्मेशन का वो बहुत ज्यादा है। सो देयर आल्सो यू वुड फाइंड दीस काइंड ऑफ फैसिलिटीज टेकिंग इम्पोर्टेंस। ठीक है, अच्छा चलो अब इसकी बात करते हैं हम लोग मेडिकल टूरिज्म की। एक बार इसको पढ़ लो फटाफट मुरादा। ओके। मतलब आवाज बहुत तुम्हारी हो रही है, echo हो रही है। हेलो मैम, डन। डन, क्या पढ़ा? मैम, बाहर से जो आते हैं पेशेंट्स, लाइक आउट ऑफ दिस इंडिया, तो यहाँ पे इसलिए आते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा चीपर है रेट ऑफ ट्रीटमेंट जो है इंडिया में। हालांकि टेक्नोलॉजी और वहाँ पे बहुत ज्यादा है उनके कंट्रीज में, बट यहाँ पे थोड़ा चीप रेट में मिल जाता है इनको, तो इसलिए यहाँ पे आजकल पेशेंट बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनल पेशेंट्स। वेरी गुड। सो उसमें पेशेंट्स को द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन माना जाता है मेडिकल, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म अब बढ़ने लगा है। पहले मेडिकल टूरिज्म भी इतना नहीं था, अब मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ रहा है, क्योंकि लोग वैसे एक तो चीपर कॉस्ट है उस वजह से भी आते हैं। हॉस्पिटैलिटी का लेवल भी हमारे यहाँ पर अच्छा है, हम लोग की जो सर्विसेज है वो अच्छी है मेडिकल सर्विसेज इंडिया की एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। और मोटा मोटा इंपॉर्टेंट अगर बात करूँ तो मैं कॉस्ट का फैक्टर बहुत डिफरेंस आ जाता है, तो लोग आना चाहते हैं इंडिया में, लोग आके कराते हैं ट्रीटमेंट में। तो जब ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उनके साथ उनके अटेंडेंट्स या फैमिलीज जो भी आते हैं, सो ऑब्वियसली इन सारी चीजों की वजह से जो एडिशनल सपोर्टिव एंसिलरी एक्टिविटीज हैं या सपोर्ट फंक्शंस है ना, वो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है।
और उसके साथ साथ हमारे जो एडिशनल बिजनेस वेज हैं या तरीके हैं या एडिशनल सोर्स ऑफ रिवेन्यूज है वो भी हॉस्पिटल्स में बढ़ गए हैं, विच इज डिमांड है ना। और उसी की वजह से ओवरऑल हमारे यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पेशेंट्स को ऑब्वियसली हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कहते हैं, है ना, क्योंकि जो भी आपके स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं उसके जो आपके उसमें जो पार्टिसिपेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी है वो इस टाइम बहुत ज्यादा हाई है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनको उनको ये भी ट्रेनिंग दी जाती है। आपको अगर अगर पता हो बड़े हॉस्पिटल्स में, क्योंकि मुझे तो मालूम है क्योंकि मैंने एक दो बार मैनेजमेंट सेशन वहां भी लिए हैं, how to deal with people, how to deal with your guests, how to deal with your patients, how to deal with this their attendant. That is very 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 important. आपके जो स्पेशली जो लोअर स्टाफ वाले लोग हैं ना, वो लोग कैसे बात करते हैं, कैसे उनको डायरेक्शन देते हैं, कैसे जैसे किसी को फॉर एग्जांपल somebody is running and then they're looking for any unit कि ये कहाँ पर है या ओटी कहाँ पर है या इस तरह का आपका क्या बोलते हैं उसको जिसमें हाँ ओपीडी कहाँ पर है। तो इन दैट केस इफ दे आर नॉट गेटिंग द राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम राइट पीपल एंड इन अ वेरी वार्म वे, ऑब्वियसली उसका भी इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे या हमारे हॉस्पिटल की रेपो पे खराब होता है। तो इसीलिए हर स्टाफ मेंबर को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है अपार्ट फ्रॉम देयर स्किल सर्विस। उनको एडिशनल ट्रेनिंग सपोर्ट फंक्शंस के लिए या कम्युनिकेशन के लिए, आपको कैसे कम्युनिकेट करना है आपको उन तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। उसी के साथ साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाया जाता है पेशेंट्स के लिए कि पेशेंट्स को कभी ये ना लगे कि वो अलोन है या घर से दूर है। उसके कुछ हैप्पी मोमेंट्स बनाए जाते हैं ताकि जैसे कि कोई भी जैसे किसी का फॉर एग्जांपल किसी का बेबी हुआ है या किसी का फॉर एग्जांपल इवन कुछ क्योर हो गया है, तो उससे भी उसको एक अच्छा एंजॉयबल मोमेंट बनाया जाता है ताकि पेशेंट्स भी वहां पे कंफर्टेबल फील करे, होम होम लाइक फील कर पाए। और ऑल्दो होमली इतना होता नहीं है, हॉस्पिटल इज एन हॉस्पिटल, बट दैट इज व्हाई बिकॉज़ हॉस्पिटल का नाम ही बहुत थोड़ा डरावना लगता है लोगों को। सो दैट इज व्हाई हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो है वो हॉस्पिटल के साथ डे बाय डे ऐड होता जा रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर बोले कि रजिस्ट्रेशन, कंसल्टेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, डिस्चार्ज, ये सारी चीज में काफी टाइम लगता है। लेकिन अगर हॉस्पिटैलिटी उसमें एडेड हो तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। पेशेंट्स को गाइडेंस मिलेगी ओपीडी के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। ऑब्वियसली उनका अच्छे से मतलब उनके माइंड में क्लियर रहेगा। उनको अगर आपके पास आपके स्टाफ ट्रेन है तो प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगी, रिसेप्शनिस्ट भी प्रॉपरली अटेंड करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, एक कम्युनिकेशन लेवल जो रहेगा वो अच्छा रहेगा, है ना। ये सारी चीजें हमारी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट तो बहुत आराम से लिख लोगे आप बस इसमें। अच्छा, ये आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, मेलिंग फैक्ट्स छोड़ देते हैं, ये पढ़ लेना एक बार। फैसिलिटी इसको पढ़ो, फैसिलिटी मैनेजमेंट को। हम एक बार पढ़, अभी ऊपर डिस्कस कर लिया हमने, एक बार जस्ट पढ़ लो इसको। डन मैम। डन ना, सेम चीजें जो हमने ऊपर डिस्कस की थी। हाँ जी मैम। लोग फैसिलिटी बता दी जो तुमको पता भी होगी शायद, देखा है तुमने वहां हाँ पे। मैम। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, हाँ हाँ मैम। हाँ, अब डाइटिशियन का रोल दिखाया हुआ है कि मैम दिया हुआ है वो अपोलो हॉस्पिटल सेकंड पैराग्राफ में। हाँ हाँ, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल जैसे। सेकंड पैराग्राफ में मैम दिया हुआ है JCI मिला। हाँ 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 हाँ, है ना। जी यस मैम। हाँ, जिससे मिला हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें टर्म्स वगैरह में याद रखना क्योंकि कई बार एमसीक्यूज वगैरह में
पढ़ लेते हैं, पूछ लेते हैं कि क्या है, व्हाट इज इट। जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल है, इसकी क्वालिटी के लिए कि वो सेफ एनवायरनमेंट और स्टैंडर्ड अच्छा है उनके, फैसिलिटी मैनेजमेंट का, सेफ्टी और जितने भी एस्पेक्ट्स रहते हैं उनके, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। कहा तो ये भी यस कहा तो ये भी जा रहा है कि हॉस्पिटल यस मॉल्स भी खुलने लग जाएंगे आने वाले टाइम में, इतना इम्पोर्टेंस हॉस्पिटैलिटी हाँ हाँ मैनेजमेंट हॉस्पिटल्स में, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कर रहे हैं हम रोल ऑफ डाइटिशियन इन हॉस्पिटल डाइट सर्विस। सो डॉक्टर्स जो है वो हॉस्पिटल न्यूट्रिशन सर्विसेज कंप्राइज ऑफ क्लिनिकली ट्रेन्ड डाइटिशियंस हु आर अ पार्ट ऑफ आवर हॉस्पिटल वाइड multidisciplinary network including physicians from various specialties, registered nurses, physical therapists and registered pharmacist। उसके क्या क्या सर्विस एंड फंक्शंस हैं आपके न्यूट्रिशन के, आपकी जो डाइटिशियन है वो क्या क्या देखेंगे। सो न्यूट्रिशन सर्विस ऑफर्स personalized individual counseling tailored to your unique healthcare needs. The benefits from nutrition therapy in a number of circumstances include ये सारे बेसिक्स की हार्ट डिजीज नहीं होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा, डायबिटीज से भी हेल्प कम करने में हेल्प मिलती है, कैंसर, आपके कैंसर प्रिवेंशन एक्टिविटीज या कैंसर प्रिवेंशन स्टेप्स, फिर इसके गैस्ट्रिक, फिर आपका ये बच्चों के लिए आपका ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, विमेन हेल्थ के लिए जिसमें प्रेगनेंसी, मेनोपॉज और ये सारी चीजें ध्यान रखी जाएंगी, फैटिग, डिप्रेशन, लो एनर्जी या किसी तरह का कोई मेंटल स्ट्रेस। उसके अलावा आपके ऑटो इम्यून डिजीज या आर्थराइटिस, heavy vegetarian eating, vegetarian eating, then compulsory eatery with disasters, food allergies, kidney disorders, इन सारी चीजों का आपके जो डाइटिशियंस हैं या फूड न्यूट्रिशनिस्ट है वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो, अगर हम देखो वैसे जनरल बात करें कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, अच्छा एनवायरमेंट रखना, लोगों का अच्छा बिहेवियर, उसी के साथ साथ अगर हॉस्पिटल के एस्पेक्ट में देखें तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सारी बीमारियों का भी तो सोल्यूशन दे रहे हैं अपने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर, है ना। हाँ मैम है ना, क्योंकि अगर हम बात करें ये सारे जो पॉइंट्स हैं, फूड एलर्जीज हैं या आर्थराइटिस है या ऑटोइम्यून डिजीज तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए, है ना, क्योंकि उसका ऑब्वियसली कोई पर्टिकुलरली सोल्यूशन नहीं होता, और किस तरह से बिहेव करेगी, उसका उसके सिम्टम्स क्या होंगे, किस तरह का उसमें आपका आउटकम होगा, ये भी पूरी तरह से क्लियर नहीं होता, और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है ऑटोइम्यून डिजीजेस। तो इसलिए इन आपका जो फूड न्यूट्रिशनिस्ट है, आपके जो डायटिशियंस हैं, आपके जो फूड प्लानर्स हैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का, वो इस सारे फैक्टर्स का ख्याल रखते हुए आपको फूड फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली इट इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल एस्पेक्ट। आगे पढ़ो। ये आप बताओगे मुझे। पढ़ लिया? यस मैम। क्या बोल रहे हैं इसमें? मैम डाइटिक्स का रोल यही होता है कि एक जो पेशेंट होते हैं हॉस्पिटल में उसको एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड करना और साथ में उनको एडुकेट करना एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, ताकि वो ज्यादा बेटर रिकवर कर पाए और बॉडी को जो नीड है, डेली नीड है, वो मीट हो पाए ये डाइटिक्स के थ्रू जो हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड किया जाता है। करेक्ट। और अलग अलग डाइट प्लान्स होते हैं फॉर डिफरेंट हेल्थ इश्यूज, तो उसके अकॉर्डिंग उनको मिलते तो रिकवर करने में ज्यादा
आसानी होती है। करेक्ट। सो डाइटिक्स बता रहे हैं कि ये फर्स्ट लाइन बहुत अच्छी है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रिशन साइंस जो एक अपने आप एक बड़ा सब्जेक्ट है उसको इंटरप्रेट करके लोगों तक कम्युनिकेट करना कि भाई आपके फूड ईटिंग हैबिट्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर योर बॉडी, फॉर योर माइंड, फॉर योर सोल, फॉर योर स्ट्रेंथ, फॉर योर इफेक्टिवनेस, फॉर योर एफिशिएंसी, फॉर योर वर्क, फॉर योर जॉब। ऑब्वियसली अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आप बाकी सारी चीजें अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो आपके हेल्थ के लिए जो आपका एक इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फूड, which is I mean if you look at the education about it, it's a complete subject which is a nutrition science। उसको पढ़ के उसको समझ के उसको इंटरप्रेट करके लोगों तक कम्युनिकेट करते हैं आपके डाइटिशियंस या आपके फूड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट जो इस तरह के सर्विसेज पे काम करते हैं आपकी होटल मैनेजमेंट टीम के साथ या आपकी किचन टीम के साथ, और सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि जो भी लोग वहाँ पे हैं उनकी हेल्थ जो है साइंटिफिकली बेटर हो, अगर वो किसी बीमारी से जूझ रहे तो रिकवर हो पाए, और बैलेंस डाइट उनको समझ में आए कि क्या होती है, दैट विल आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफस्टाइल। उसके अलावा अगर हम इंडोर डाइट सर्विस की बात करें, डाइट प्लान एंड कंसल्टेशन और डाइट सर्विस के अलावा हॉस्पिटल जो है वो एक तो आपको न्यूट्रिशनली बैलेंस और हाइजीनिक डाइट बताते हैं, प्रोवाइड करते हैं, प्लस आगे गाइड करते हैं ताकि आप नंबर ऑफ डिजीज से बच पाओ। दूसरी बात, इम्पोर्टेंस क्या है डाइट की, फिजिकल एक्टिविटीज क्या इंपॉर्टेंट है आपकी गुड हेल्थ के लिए, डाइटिशियंस वो भी उसकी भी अवेयरनेस बढ़ाते हैं। उसके साथ साथ वो डेवलपिंग, स्ट्रेंथनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव हेल्थ पॉलिसीज ताकि लोगों की डाइट इंप्रूव हो सके, लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर सके एक अपनी गुड हेल्थ को आपकी लाइफस्टाइल में। ठीक है, उस पे ना पेशेंट केयर पे काफी क्वेश्चन आता है अनुराधा, और आपका डाइट पे और आपका फूड प्लान फूड या फिर डाइट फूड या फिर फूड फैसिलिटीज पर भी क्वेश्चन काफी आता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं एडिशनल सर्विसेज की। स्पेशल सर्विसेज की वही बात करें तो ये छोटे मोटे ओकेजन्स, बर्थडे, एनिवर्सरी, इन सब पे गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड कर देना, केक दे देना या थोड़ा सा वही डिपार्टमेंट में सेलिब्रेट करवा देना, पेशेंट्स को ग्रीट कर देना, तो वो भी एक एडिशनल सर्विसेज ऐड कर ली गई है आजकल आपकी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। अब एक अगेन इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो काफी बार आता है एग्जाम में, विच इज एटिकेट्स एंड मैनर्स। एक बार फटाफट इसको पढ़ो जल्दी से, हॉस्पिटल से लेके नीचे काउंटर तक जितने सारे पॉइंट्स हैं फटाफट से इसको पढ़ो, बहुत बेसिक है, एक बार सेल्फ रीड करके फिर डिस्कस करते हैं। सर आपने कमेंट देखा?
Yes, ma'am, done. Yes. क्या पढ़ा, मुझे भी समझाओ। मैम स्टाफ को, हॉस्पिटल स्टाफ को ट्रेन किया जाता है कि एक पेशेंट को एक गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाए और उसको कंफर्टेबल फील कराया जाए as much as possible। और जो स्टाफ्स होती है जो ये सब हैंडल करते हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है और उनको कुछ एटिकेट्स और मैनर्स फॉलो करवाए जाते हैं, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन और फिर ये ऑलवेज स्माइल मेंटेन एंड इंटरेस्टेड एंड हेल्पफुल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट मेंटेन करना और गेस्ट से डिस्टेंस मेंटेन करना 2 फीट की और अच्छे से बात करना, सॉफ्ट एंड क्लियर पोस्चर, स्टैंड स्टैंड स्ट्रेट, चेस्ट को मतलब स्ट्रेट रखना है, शोल्डर स्ट्रेट रखना है, हैंड्स को 2 साइड पे नहीं, पॉकेट में कहीं नहीं रखना, बैग में रखना है और डू नॉट लीन अगेंस्ट द काउंटर, काउंटर के सामने बात करने के टाइम पे झुकना नहीं है, स्ट्रेट ऐसे रहना है। ये कुछ एटिकेट्स और मैनर्स फॉलो करवाए जाते हैं जो हाउसकीपिंग स्टाफ्स होते हैं और बाकी जो स्टाफ्स होते हैं। और ये वाइल स्टैंडिंग भी डाला हुआ है, गेस्ट आर नॉट अराउंड, तो आपको पॉइज बना के रखना है और अपने गेस्ट को ध्यान में रखना है अगर आप इंटरेक्शन नहीं भी कर रहे हैं। और डू नॉट हडल टुगेदर इन ग्रुप्स, वो भी एक हॉस्पिटल में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है स्टाफ के लिए कि एक झुंड बना के ना रहे। अच्छा, और वॉक करते वक्त भी एक पेस बना के रखें, फुट स्टेप्स का आवाज नहीं होना चाहिए, रनिंग नहीं होनी चाहिए कॉरिडोर्स में या गेस्ट एरिया में। कॉरिडोर्स में भी अगर वो जा रहे हैं तो नियर डोर ओपन द डोर फॉर द गेस्ट टू पास थ्रू, अगर गेस्ट पास हो रहे हैं वहां से तो उनको दरवाजा खोल दो, है ना। फिर उसके बाद जो बेसिक है यहाँ पे कि भाई कैसे हमें वॉक करना है, कैसे बात करनी है, कैसे स्पीच देनी है, सॉफ्टली बोलना है, पोलाइटली बोलना है, लैंग्वेज आपकी एब्सर्ड नहीं होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए आप क्या बोल रहे हो, अब्यूजिव जो है बिहेवियर या लैंग्वेज बिल्कुल यूज नहीं होनी चाहिए। आपके बिहेवियर एस्पेक्ट की बात करें तो ओपन करना है डोर गेट के लिए और हैंड हिम और अ पेन इन केस दे नीड। फिर इसके बाद उनका reach out for the bag that she is carrying, do not get familiar with the guest even if he treats you like a friend। बहुत ज्यादा आपको फ्रेंडली नहीं होना है अपने गेस्ट के साथ, एक अच्छा प्रोफेशनल रिलेशनशिप बना के रखना है। and then treating patient courteously and then yeah. And then talking improperly tarnishes the image, obviously गुडविल आपकी हॉस्पिटल की इमेज खराब होती है। गेस्ट को आप अच्छे से रिस्पेक्टफुली उसको हैंडल करें। फिर जब आप ड्यूटी पर रहते हैं आपके इक्विपमेंट्स जो हैं उनको प्रॉपर्ली हैंडल करें विदाउट बैंगिंग एंड देन यू शुड स्टे काम, डू नॉट गेट नर्वस और पैनिक नहीं क्रिएट होना चाहिए। पेशेंट्स और विजिटर्स को भी काम डाउन करवाना, जैसे कि मैंने बताया कि वो एंटर करते हैं तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, तो काफी फेयरफुल होते हैं, एंशियस रहते हैं, काफी कंफ्यूज रहते हैं, मेंटल शॉक रहता है बिकॉज यू नो दे हैव गॉन थ्रू अ इशू और उसी के सोल्यूशन के लिए वो हॉस्पिटल में आ रहे हैं। तो उस केस में आप उनको भी काम डाउन करवाओगे। डू नॉट टॉक लाउड और उनके साथ कोई लेंथी डिस्कशन नहीं करोगे गेस्ट एरिया में। डू नॉट कम विजिट द गेस्ट पेशेंट्स एरियाज व्हेन नॉट इन यूनिफॉर्म। Words like thank you, sorry, please, ये really play an important part for patients and mind it while using it। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंट केयर। अब हमें पेशेंट केयर आजकल जो हम करने लगे हैं इतनी ज्यादा हॉस्पिटल में, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों बढ़ गई है, ऐसा क्यों होता है राधा? मैम इसलिए जो कि पॉइंट्स। अभी अभी एक पेशेंट को एक तो वो इतना अपना हेल्थ इश्यूज को लेके आते हैं तो वैसे ही उसका मूड ठीक नहीं रहता, तो थोड़ा एम्बियंस अगर अच्छा बनता है हॉस्पिटल का तो उनका मूड थोड़ा लाइटन अप होता है और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर या अच्छा ट्रीटमेंट और केयर मिलता है तो उनको भी अच्छा लगता है। प्लस हॉस्पिटल की बेनिफिट है, जितना अच्छे अच्छे क्लाइंट्स उनको मिलते हैं, अच्छे अच्छे पेशेंट्स उनको मिलते हैं तो एक प्रॉफिट उनका भी इस तरह से आता है, कोई भी, पब्लिसिटी। हाँ, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल है वो अपने नॉन रेवेन्यू मॉडल पे नहीं चलता, रेवेन्यू मॉडल से पैसा का, तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें हॉस्पिटल का, अपने हॉस्पिटल को चलाने के लिए। तो हॉस्पिटल के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, आपके पेशेंट से। सो ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी आपकी पेशेंट केयर सर्विसेज से बढ़ जाती है। उसके बाद कह रहे हैं इम्प्रूव कंप्लायंसेस।
क्योंकि जब आपकी पेशेंट केयर हो रही है, सब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सारी आपकी जितनी सिक्योरिटी नीड्स है वो सारी चीजें पूरी कर रहे हैं हम लोग। सो आप जो अपने कंप्लायंस एरियाज हैं जो हॉस्पिटल को मेंटेन करने जरूरी है, उसको जब आप मेंटेन करके रखते हो अपने हॉस्पिटल के पेशेंट्स का ध्यान रखने के लिए, so obviously your compliances will also improve. उसके बाद greater patient retention, यहाँ पे बात करते हैं जब greater patient retention की, तो obviously आपके पेशेंट्स अगर आपके हॉस्पिटल से ज्यादा सेटिस्फाइड है, तो वहाँ की सर्विसेज पसंद है, वहाँ का कम्युनिकेशन पसंद है, वहाँ के सॉफ्टवेयर पसंद है, वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन देना लेना उनको पसंद है, तो ऑब्वियसली आपके पास ज्यादातर वो लोग रिटेन रहेंगे। Retain as in like they'll not go to any other hospital. And then we have word of mouth publicity. Obviously, when people are happy, they'll talk about it. They also recommend to somebody else in case they are facing an issue. That is there also your patient care importance is very important. Better productivity. Obviously, better productivity. क्यों? ये point बताओ मुझे अनुराधा। प्रोडक्टिविटी मैम वही है मैम, सेम प्रोडक्शन अच्छा होता है, मतलब पेशेंट केयर सर्विस अच्छा देंगे तो ऑब्वियसली उनका अच्छा चलेगा हॉस्पिटल, हाँ, और वो प्रोडक्शन भी अच्छा करेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो और अच्छी चीजों को ऐड करने की कोशिश करेंगे। हाँ, लोग ज्यादा काम करेंगे आपके यहाँ, आपके ऑफिस मतलब आपके हॉस्पिटल के अंदर जो लोग हैं वो यस। वो सारा चीजें सिस्टमैटिकली ट्रेनिंग दी जाएगी, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बताई जाएगी, पेशेंट केयर सर्विसेज की इंपॉर्टेंस बताई जाएगी, तो ऑब्वियसली उनका काम अच्छा होगा, काम अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी बेटर होगी। स्टाफ को जब आप ट्रेनिंग दे रहे हो, स्टाफ का मोरल भी अच्छा होगा, स्टाफ की इंफॉर्मेशन भी अच्छी होगी, और टर्नओवर भी कम रहेगा, मतलब स्टाफ जो है छोड़ छोड़ के भी कम जाएंगे। ठीक है। India is a developing country and healthcare industry is really playing a major part in India. Of course, privatization से काफी सिनेरियो चेंज हो गया है in terms of hospitality management. जितना भी recent FDI है, यानी कि आपका क्या बोलते हैं इसको, FDIs and FIIs सुना है कभी आपने नाम? ये बेसिकली एफडीआई जो है वो इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो आपके बाहर से पेमेंट आती है ना इंडिया के अंदर, बाहर से पेमेंट एज इन जो इन्वेस्टमेंट आती यस है यस। दूसरी कंट्री से, उसको बोलते हैं एफडीआई। तो ऑब्वियसली एफडीआई क्योंकि इंश्योरेंस बहुत ज्यादा है, इंश्योरेंस। हाँ है ना, तो कंपटीशन हॉस्पिटल क्वालिटी केयर सर्विसेज का भी बढ़ गया है। ये फैसिलिटीज जो टीपी है सर्विस, टीपी सर्विस है, उससे जो आप पेशेंट्स को सर्विस देते हैं और ईएमआई फैसिलिटीज भी अवेलेबल करा दी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल ऑफ हॉस्पिटैलिटी भी बढ़ चुका है हॉस्पिटल्स के अंदर। ठीक है, क्लियर है? यस ठीक है, मैम। थोड़ा पार्ट हम कर लेंगे बाद में बस। ये आई थिंक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये वाला पार्ट कर लेते हैं, बहुत बेसिक है, लास्ट हमारे पर टाइम भी कम रहेगा। वेरियस सर्विसेज व्हिच कैन बी ऑफर्ड टू मेक पेशेंट स्टे मोर कंफर्टेबल। अगर सर्जरी हुई है उसको, तो एक होता है ना हेल्पिंग हैंड, बार बार एक जो टीम उसको बार बार विजिट करती है चेक करने के लिए वेदर यू आर फाइन और नॉट। देन फोन कॉल्स, आपके रूम्स वगैरह में फोन कॉल्स लगा देना, हॉस्पिटल ऑपरेटर के साथ कनेक्ट कर देना, ये बहुत इजी है, बहुत बेसिक है ना। कॉलिंग कार्ड वगैरह प्रोवाइड करना, गेस्ट हैं तो उनको गेस्ट को हमेशा वेलकम करना उनके विजिटिंग आवर्स पे। ठीक है, बहुत इजी है। उनको कंपनी प्रोवाइड करना, अच्छी कंपनी प्रोवाइड करना गेस्ट को अपने, ताकि गेस्ट जो है वो कंपनी को फील कर से, अच्छी मील्स प्रोवाइड करना, मेल सर्विसेज देना, टेलीविजन प्रोवाइड करना, और स्पेशल ओकेजन पे कुछ स्पेशल ओकेजन कर देना, जैसे बर्थडे केक्स वगैरह मैंने बताया था, है ना। अच्छा, उसके बाद ये आपका जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस है ना, ये हम आई थिंक नेक्स्ट क्लास में करें तो ज्यादा बेटर है बच्चे तो।
ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आई थिंक सफिशिएंट है आज के लिए फिर, है अनुराधा, बिकॉज यू आर अलोन एंड हम लोगों ने काफी कवर भी कर लिया। ओके मैम। ठीक है, कोई डाउट है अभी तक? नहीं मैम। कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चन? नो मैम, अभी तो नहीं। अभी तो नहीं, इजी है वैसे ये वाला।